तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो लेक्चर है वो रहने वाला है थायराइड की डिजीज़ के बारे में। इसकी इमरजेंसी है, एक तो कंडीशन मेडिसिन वाली होगी थोड़ी सी। उसमें मेडिसिन में गए थायराइड स्टोम वाला जो टॉपिक है इतनी वो मेडिसिन वाले एक्सपेक्ट में है। एक तरीके से सेपरेट या छोटा वीडियो निकाल देंगे उसका। इसमें उसको कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें हम एक तरीके मोटे तौर पर डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी गोइटर हुई या फिर से हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हुए या हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर हुए, उसके बारे में बात करेंगे। कैंसर का एक अलग से सेपरेट लेक्चर रहेगा, जो कि हर यूनिट में हमारा एक, जैसे हम कैंसर वाली यूनिट रहेगी हमारी, उसमें हर यूनिट में से एक एक दो लेक्चर रहेगा कैंसर का। उसको हम कवर करेंगे एक एक, मतलब जैसे जहाँ पे दो हो जाएंगे तो बेस्ट कैंसर के दो लेक्चर हो गए। जहाँ पे जितने भी लेक्चर संभव होता है कैंसर के, उसको लेक्चर को कवर करेंगे। कैंसर की अलग यूनिट बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ताकि आपका कैंसर का जो क्वेश्चन होता है ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में आता है। और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े क्वेश्चन को देखने के लिए आप अलग से ही देखना नहीं पड़े कि तरीके छानबीन करनी है। सीधे कैंसर वाली यूनिट उठाएं और सीधे कैंसर के क्वेश्चनों को देखें। ठीक है। ये जो एक्सपर्ट है वो काफ़ी हद तक इंटर रिलेशन होता है, इसको मेडिसिन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके सर्जरी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि मेडिसिन में पूछ लिया सर्जरी में पूछ लिया। ये तो हम बात करने वाले, तो जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं एक तरीके से किसी थायराइड हार्मोन के बारे में कि थायराइड हार्मोन बनता कैसे है। तो थायराइड हार्मोन, चलो मैं ग्राफ से बता के दिखाना चाहिए था मुझे, लेकिन अब ठीक है। तो थायराइड हार्मोन जो होता है, जैसे फॉलिकुलर में जो होता है हमारा आयन पंप, आयोडीन पंप के द्वारा क्या होता है, एक तरीके से जो आयोडीन होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किससे अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा Na+ और आयोड माइनस वाले पंप के द्वारा अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है आयोडीन को, जो कि अंदर लास्ट में एपिथेलियम से होते हुए कहाँ पहुँचता है, ल्यूमेन में पहुँच जाता है। इस तरीके से वो थायराइड फॉलिकल की ल्यूमेन में, वहाँ पे क्या है कि एक तरीके से जो आयोडीन होता है उसका क्या है कि तरीके से I- से एक तरीके से उसका एक तरीके से आयोनाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या वो I2 बन जाता है, मतलब एक तरीके से तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे पहले I- था, एक तरीके से हम पहुँचते पहुँचते I2 बन जाता है। I2 का मतलब आयोडीन नॉर्मल बन जाता है। वो क्या है, इससे किससे मिल जाता है, हमारा थायरोग्लोबुलिन से मिल जाता है। किसके द्वारा रिएक्शन मीडिएट की जाती है, ये हमारे थायराइड पेरोक्सीडेज के द्वारा मीडिएट की जाती है रिएक्शन, जिसमें थायराइड इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारा एक तरीके से आयोडीन हुआ और क्या कहते हैं एक तरीके से थायरोग्लोबिन हुआ, मिलके बना देते हैं इस तरीके से, कपलिंग हो जाती है इसकी, जिसके कारण क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें एक तरीके से थायरोग्लोबिन पे जुड़े रहते हैं। इस तरीके से क्या हमारे T3 T4 और उसके अलावा डाईआइडोथायरोइन और मोनोआइडोथायरोइन, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट बैक किए जाते हैं, किसमें एक तरीके से हमारे एक तरीके से फॉलिकल्स में थायरॉयड की, और उसके अलावा फिर उसके बाद क्या वहाँ से ये एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इसमें क्या एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन के टाइम से पहले, मतलब पहले तो क्या है, उसके लिए जो मोनोआयोथायरोन डाईआयोडोथायरोन होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, और उसके अलावा थायरोग्लोबुलिन भी निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे लास्ट में क्या होता है, इस तरीके से T3 और T4 बचता है। नेक्स्ट जो ब्लड स्ट्रीम में आता है वो तरीके से T4 आता है और T3 आता है। T4 ज़्यादा मात्रा में आता है, लेकिन T4 का क्या यूटिलाइजेशन होता नहीं है, कोई सेल यूटिलाइज करती नहीं है। तो सेल का एक तरीके से उसको T4 को T3 में कन्वर्ट कर देती है। तो ये पेरिफेरल कन्वर्जन होता है, जो कि एक तरीके से मैं बताऊँ जनरली ग्लूकोकॉर्टिकोइड हुआ या हमारे ब्लीट्रा ब्लॉकर हुआ या प्रोपाइल थायोयूरेसिल हुआ, उसके द्वारा ये रिएक्शन जो होती है वो इनिबिट की जाती है। इस चीज़ को बताने का उद्देश्य कि मैंने फिजियोलॉजी डिस्कस करी है हकीकत में, और तो मेरे को डिस्कस कराने, जो इसको बताने का जो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको पता रहे कि इस तरीके से थायराइड हार्मोन का में ये हम जैसे बात करेंगे, जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस में बात करेंगे इस तरीके से, जिसमें एक तरीके से कुछ चीज़ें बात करेंगे, जैसे थायराइड पेरोक्सीडेज के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है हमारी। तो उसमें क्यों, उसके द्वारा कैसे हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो रहा है, ये पता होना चाहिए। ये एक तरीके से पेरिफेरल कन्वर्जन क्या होता है, इस तरीके से मैं ये ड्रग यूज़ करेंगे, जैसे ग्रेव डिजीज में हम प्रोपाथायरोयूरेसिस मेथिमाजोल वगैरह यूज़ करते थे। वो पहली वाली रिएक्शन आ रही थी ना इस तरीके से थायराइड पेरोक्सीडेज वाली, तो उसको मेथिमाजोल वगैरह भी इनिबिट करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, बीटा ब्लॉकर का कैसे काम है, क्योंकि इस तरीके से बीटा ब्लॉकर भी इनिबिट करते हैं कुछ हद तक इस प्रक्रिया को। और ये आगे T3 का जो एक तरीके से कुछ का फंक्शन होता है, तरीके से बीटा एक्सप्रेशन को बढ़ाना, से बीटा ब्लॉकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तरीके से प्राइमरी ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं, सिम्टोमेटिक रूप में, परमानेंट ड्रग नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस कर देना, परमानेंट ड्रग नहीं है। हाँ, प्राइमरी ड्रग इसलिए क्योंकि तेरी सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रदान करती है बीटा ब्लॉकर या प्रोपानोल हमारे, किसमें एक तरीके से थायराइड स्ट्रोम में, लेकिन ये परमानेंट ड्रग नहीं है हमारी। ये चीज़ ठीक है। अब हम आते हैं एक तरीके से किस पे, इस तरीके से हमारे थायराइड की डिजीज, थायराइड के एक तरीके से केस पे कौन सी चीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म क्या क्या होता है हमारा।
ये तो हाइपरथायरायडिज्म के बारे में बातचीत करके चलें, तो हाइपोथायरायडिज्म की बात कर लें तो ये थायराइड हार्मोन का क्या काम होता है, वैसे ये बता दीजिए। हाइपर थायराइड जो हार्मोन है वो क्या करता है, इस तरीके से जो मांस होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये तो मांस का एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है, तो इस तरीके से उसमें क्या कि आपको वेट लॉस है वो ज़्यादा किस में देखने को मिला, हाइपरथायरायडिज्म में। हम्म अब मास एनर्जी का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा इस तरीके से हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा इस तरीके से हीट बढ़ जाएगी। उसके अलावा बात करी जाए तो ये बीटा एडिनोसिन रिसेप्टर को एक्सप्रेशन बढ़ाया था, मैं बताता। बीटा एडिनोसिन रिसेप्टर क्या होता है, जो B1 जो रिसेप्टर होता है वो हमारा एक तरीके से हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो B1 का एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो हमारी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम है ये सब बढ़ेंगे, यानी कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगी। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, ब्लड वेसल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ये ये क्या है, उसके लिए ये ग्रोथ फैक्टर के रूप में भी काम करता है, ब्रेन मैच्योरेशन के रूप में। तो बोन ग्रोथ हुई, क्या उसमें आ जाता है इम्यूनोग्लोबिन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं तरीके से। तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो हुआ, इतने वो खेते के प्राइमरी जिम्मेदार होता है, जो बच्चों बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं उनमें इंसुलिन वाला जो एक तरीके से थायराइड हार्मोन ही इतने जिम्मेदार होता है ग्रोथ के लिए। तो वो एक तरीके से उसमें ये फैक्टर आ जाता है एक तरीके से उसकी ग्रोथ में। ये तो उसमें आपको ऐसे थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। और जो आता क्या चीज़ आती है हमारी, इस तरीके से ये ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, इस तरीके से ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है इस तरीके से। क्योंकि इस तरीके से आपको जो ब्रेन के द्वारा कंजप्शन, क्योंकि ब्रेन के सीधे शुगर को कंज्यूम करता है तो वो उसको शुगर की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। उसके अलावा जैसे फाइट और फ्लाइट रिएक्शन बात करना चाहते हैं तो एड्रेनलिन के केस में, तो उस केस में भी इस तरीके से शुगर का लेवल बढ़ता है, क्योंकि इस तरीके से हमको इंस्टेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज ही मिलती है हमको। हम्म ये तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन के स्टोरेज होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म ये उसके अलावा ये बेबी के सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन में भी उपयोग ही रहता है। ये ठीक है। तो ये इस तरीके से रेगुलेशन की बात करें, तो रेगुलेशन कैसे काम करता है वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रेगुलेशन का सिस्टम ये है कि तरीके से पिट्यूटरी सिक्रीट करती है हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। हम्म पिट्यूटरी ने हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट किया, जिसके कारण क्या होता है, तो पिट्यूटरी ने हमारे थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग करने से वो क्या है कि इस तरीके से थायराइड T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ा देते। तो T3 T4 का जब लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से इनिबिट करते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को इनिबिट करते हैं, किसके लिए, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। तो जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक तरीके से प्रोडक्शन घट जाता है तो इस तरीके से उसके हम ले देंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन भी घट जाता है। या फिर मतलब इस तरीके से सही ढंग से बात करते हैं, एंटीटी पिट्यूटरी पे सिग्नल जाता है इस तरीके से हमारा, इस तरीके से किसको इनिबिट करो, और ज़्यादा इस तरीके से सेंसिटिविटी घट जाती है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के लिए, जिसके कारण ओवरऑल थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी गिर जाता है। हम्म ये तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। होता है भी ये पता होना चाहिए सारे सिस्टम, थायराइड बढ़ने ग्लोबिन क्या आता है, जब मैंने बताया था थायराइड परऑक्सीडेज वगैरह, और जो इसके से जो भी सिस्टम है वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो हम एक तरीके से बात कर रहे हैं एक तरीके से किसकी, हमारे एक तरीके हाइपरथायरॉयडिज्म वाले डिसऑर्डर की और एक तरीके हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो मैं एक तरीके से बताना चाहता हूँ क्या क्या सिम्टम है। तो मैं चला कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ मुझे ध्यान नहीं है। तो एक तरीके से इसके इस तरीके से इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है किसमें, एक तरीके से हाइपरथायरॉयडिज्म में। और उसमें एक तरीके से हमारे कोल्ड इंटॉलरेंस जो मेटाबॉलिक रेट है उसमें वेट गेन मिलेगा, इसमें वेट लॉस देखने को मिलेगा। इसमें जो सिंपल बात मेटाबॉलिक रेट चल रही तो एपिटाइट भी घट जाएगी उसकी। एक तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें एपिटाइट बढ़ जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा खाएगा क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म है। ये तरीके से बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैसे बढ़ाता है तो ये बता देते, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कि पोटेशियम जो ATP जो पंप होता है जो ज़्यादातर इस तरीके से बेसल मेटाबॉलिक रेट में काम आता है। इस तरीके से हमारा पोटेशियम सोडियम इसी तरीके से कोई ज़्यादा बेसल पंप होता है, ज़्यादातर रहते हैं एक्टिविटी जो होती है हमारे उसमें ये पंप यूज होता है इस तरीके से। हाँ ये मत हिसाब लगा रहे ना, कोई भी इंजन फिंजन की ग्रोथ कराया था तो उस तरीके ये है कि इस तरीके से
इनका कोई रिएक्शन सिस्टम लिएगी कि ज़्यादातर क्या है कि हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म जब भी चलता है, बेसल मेटाबॉलिज्म, तो इस तरीके से ये वाला पंप उसमें उसका रोल रहता है। इस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में इस तरीके से होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन? हमारा थायराइड हार्मोन। तो इस कारण ये चीज़ है हाइपरथायराइडिज्म में क्या देता है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या देखने को मिलता है। बाकी जो मेन जो आपको याद रखना है इस तरीके से, वो याद रखना आपको इधर आई वाले सिस्टम। तो आई वाले सिस्टम में इधर हाइपोथायराइडिज्म में को पेरीफेरल पेरीऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज हो जाता है। यदि आपसे पूछे कि इस तरीके से रीनल कॉज के अलावा और कॉज बताइए इस तरीके से पेरीऑर्बिटल एडिमा की, तो आप बोल सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म भी एक डिजीज है जिसमें इतनी पेरीऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलता है। हालांकि हाइपरथायराइडिज्म में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग ये नहीं रहती, उसमें और फाइंडिंग हो रहती है। जिसमें आते हैं हमारे ये देखिए एक्सोथेल्मोस आती हुई, या फिर ग्रेस ऑप्थेल्मोपैथी हुई, जिसमें और भी 3-4 चीज़ें आती है। उसके अलावा क्या होती है, लिड लेग आती है, इसमें एक तरीके से सुपीरियर जो हमारी टार्सल मसल होता है उसका रिट्रैक्शन हो जाता है, जिसमें क्या है जो हमारा जो लिड जो होती है जैसे कवर नहीं कर पाती, उसको आंखों बंद करने में बहुत दिक्कत आती है। और उसके अलावा जो मूवमेंट होती है उसको आई की उसको करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से मुलर मसल कहते हैं, सुपर टार्सल मसल का उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इस तरीके से, जिसमें क्या लिड लेग, लिड लेग जरूर याद होगा, एक्सोथेल्मस याद रखना है ना ये। तो ये हमारे ऑर्कुलर सिम्टम। एक जो हमें ये भी याद रखना होता है, डर्मेपैथी वाले सिम्टम भी याद रखने होते हैं। तो डर्मेपैथी में जो ग्रेव्स डिजीज का सब याद रख रहे थे, प्रीडीवल मिसडीमा, वो तो है ही एक तरीके से कि एक तरीके से ये नॉन पेडिग्रीमा कोर्स है। लेकिन क्या कि ये टीविया में देखते हैं, लेकिन हम जनरलाइज केस में भी भूल जाते हैं कि इस तरीके से नॉन पेडिग्रीमा कोर्स क्या है। तो हाइपोथायराइडिज्म याद रख लेना, इस तरीके से जनरलाइज वे पे ये नॉन पेडिग्रीम एडिमा प्रोड्यूस करता है इस तरीके से ये। उसके अलावा और सिम्टम की बात करते हैं, हाइपरथायराइड में ऑन्कोलाइसिस एक तरीके लीड सेपरेशन देखने को मिलता है एक तरीके से अपने बेड से। उसके अलावा उसमें बात करें तो आपको एलोपेशिया या हेयर लॉस देखने को मिलेगा, किसमें आपको, ये हाइपोथायराइडिज्म में। इसमें बात करें चलें तो एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो इस तरीके से जीआई की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या जीआई की मोटिलिटी बढ़ जाती है हाइपरथायराइडिज्म में, तो जिसमें डायरिया देखने को मिलता है। उसमें क्या देखने को मिलेगा, जीआई मोटिलिटी घट गई, जिसके कारण क्या मिलेगा आपको, इसे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें चलें धीरे धीरे हम जाते हैं रेस्पायर में सीवीएस पे। तो सीवीएस में मैंने बताया देर तो कार्डियक आउटपुट हुआ या हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम में सबसे बढ़ी नहीं आई, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। उधर क्या के तरीके से कोल्ड इंटॉलरेंस है, यानी कि तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है इस तरीके से, जिसके कारण जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ जाएंगे, जो सिकुड़ जाने के कारण पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण वो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हाइपरटेंशन इस केस में मिलती है, उस केस में मिलती है, उस टाइप अलग हो जाता है। उस केस में आपको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने मिलेगी, इस केस में आपको डायस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। फिर आते हैं हमारे न्यूरोसाइकेट्री में। तो न्यूरोसाइकेट्री में आप लगा सकते हैं इस तरीके से, आदमी बहुत ज़्यादा गर्मी में रखे तो बहुत ज़्यादा हाइपर होगा इस तरीके से काम करने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, रेस्टलेस होता है, एंजाइटी हो रखी होती है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आ रही होती ये। एक उसमें बात करें तो फटीग आ रखे होते हैं, लेथार्जी हो रखी होगी, इस तरीके से ऊर्जा वगैरह तो बन नहीं रही उसके अंदर, तो कुछ है नहीं है, कुछ काम कर नहीं रहा इस तरीके से, कोई भी रिफ्लेक्स वगैरह सब खत्म कम हो चुके हैं उसके। तो ज़्यादातर इस प्रकार का आदमी मिलता है न्यूरोसाइकेट्रिक एक्सपर्ट से बात करें तो। उसके अलावा अगर रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में बात है ना, ग्रेट डिजीज में एक तरीके से हमारा सिम्टम मिलता है, इस तरीके गायनेकोमेस्ट्री है। तो गायनेकोमेस्ट्री जो है ना किसमें मिलती है हमको, ग्रेव डिजीज में हाइपरथायराइडिज्म में को गायनेकोमेस्ट्री देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा क्या देखने को मिलती है चीज़ें जो मेन याद रखनी, हाइपरथायराइडिज्म में आपको एमेनोरिया देखने को मिलता है, और उसमें एक तरीके से मीनोरेजिया देखने को मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, कि तरीके से हाइपरथायराइडिज्म में आपको क्या देखने को मिलती है, एमेनोरिया, और उसमें एक तरीके से मेनार्के देखने को मिलती है ये। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस तरीके से किसके, हमारा मस्कुलर स्केलेटन की बात है ना, उसमें उसका कुछ खास मिलती है इस तरीके से, उसमें कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह हुए, ये तरीके से आपको हाइपोथायराइडिज्म मिलेगा, क्योंकि थिकनेस बढ़ जाएगी इस तरीके से हमारे लिगामेंट्स वगैरह की। ठीक है, उसमें क्या है कि तरीके से बोन वगैरह जो होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसलिए फ्रैक्चर की संभावना उस केस में बढ़ जाती है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस तरीके से किसकी, इस तरीके से हमारे हाइपोथायराइड, मतलब इस तरीके से जनरल का हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज पूछ सकता है। हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है आपका ग्रेव्स डिजीज, उसी के आधार पर रेफरेंस में हमने बात करी है ज़्यादातर। और उसके अलावा बात करी जाए तो वो रहता है हाइपोथायराइडिज्म का रहता है हमारा हसीमोटो थायरॉयड।
हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारी लगभग एक डिजीज आती है। थायरॉइड स्ट्रोक के बारे में हम लोग अलग इमरजेंसी केस में चर्चा करेंगे। तो हमारा ग्रेव्स डिजीज है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर भी कह देते हैं इस तरीके से। तो आपको किस तरीके से जब आप रेडिएटिव आयोडीन स्कैन करते हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है पूरे के पूरे एक तरीके से थायराइड में इस तरीके का रेडियो आयोडीन का। ये वेरिएंट आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा एसोसिएट होते हैं। तो HLA-B8 और DR3 से यह जुड़ा रहता है इस तरीके से वेरिएंट इम्यूनोलॉजिकल वेरिएंट में बात करके चले। तो उसके अलावा बात करी जाए तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या चीज़ होती है तरीके से पैथोलॉजी बात करें वैसे तो इसमें जो क्या एक तरीके से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है तरीके से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर होता है ना थायराइड पे, उस पर एक तरीके से एंटीबॉडी आ जाती है जो कि एक तरीके से मिमिक करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जिसके कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारे तरीके से T3 T4 का। जिसके कारण क्या है T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ने से एक तरीके से इनिबिशन जाएगा। तो इनिबिशन में जो TSH का जो लेवल जो होता है इस तरीके से आप TFT भी करते हैं। तो TFT में क्या मिलेगा आपको, T3 T4 का लेवल तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन TSH का जो लेवल है इस तरीके से वो घटा हुआ मिलेगा। इसमें क्या तरीके से फीचर क्या क्या देखने को मिलता है, थायरोटॉक्सिकोसिस है। ये जैसे ट्रायड याद रखना क्या क्या होता है थायराइड ट्रायड, इसका ट्रायड के नाम पर रहती है इस तरीके से हमारी हाइपर थायरॉयडिज्म। ये एक तरीके से ट्रायड ग्रेव्स डिजीज का एक जो रहता है हमारा ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी का क्या मिलता है आपको सिस्टम ये पता होना चाहिए। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी तो प्रोट्रूजन हो जाता है इस तरीके से किसका, हमारे आई का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम क्या कहते हैं एक तरीके से एक्सोथेल्मस होते हैं, एक तरीके आई एक तरीके बाहर निकल के आगे आएगी, जिसे क्या कहते हैं हमारे इस तरीके प्रोट्रूजन ऑफ आई। ये चीज़ आती है। उसके अलावा आईलिड का रिट्रैक्शन देखने को मिलता है, लिड रिट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करिए तो इस तरीके से इरिटेशन का रेडनेस आपको देखने को मिल रही है, रेडनेस और ड्राइनेस देखने को मिल रही है आई में। उसके अलावा क्या डिप्लोपिया आपको देखने को मिल जाता है। ये जो इधर रिट्रैक्शन में बात करें या लिड लैग याद रखना, वो एक ही बात है, लिड लैग या लिड रिट्रैक्शन जरूर याद रखना। उसके अलावा कोई इरिटेशन याद रखना, वो चीज़ें कोर्निया वाले सिम्टम देखने को मिल जाते हैं वो। उसके अलावा पेन और प्रेशर महसूस होता है, वो चीज़ है। उसके अलावा डिप्लोपिया आपको देखने को मिलता है, डबल विजन। और उसके अलावा बात करके चले किसकी, इस तरीके से विजन लॉस भी आपको या साइट लॉस भी आपको देखने को मिल जाता है। ये 4-5 सिम्टम जरूर याद रखना इस तरीके से किसके, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी की। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी और ग्रेव्स एक्सोप्थेल्मस एक बात नहीं है, एक ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी का पार्ट जरूर है हमारा इस तरीके से ये। हाँ, ये चीज़ याद रखें, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी इस तरीके से मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। यदि ये चीज़ देखने को मिला हमको ग्रेव डिजीज सस्पेक्ट जरूर करेंगे। उसमें हमने एक तरीके से बता दिया उसके क्या क्या है, ये क्यों डेवलप होता है इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से उसमें ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन जो होते हैं इस तरीके से आईलिड के पीछे उनका डिपोजिशन होने लग जाता है इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के कारण, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से हमारा क्या कि वो आगे की तरफ आने लग जाती है इस तरीके से, जिसमें क्या कहते हैं ऑस्मोटिक मसल स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये चीज़ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन का डिपोजिशन हो गया। उसके अलावा क्या ऑस्मोटिक मसल की स्वेलिंग मिली, जिसके कारण क्या है उसको मिलेगा एक्सोथेल्मस के लक्षण में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से ये चीज़ें ये टाइप याद रखना, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है इसमें। ये चाहे सही रखने बात करता एक्टिवेशन होगा इस तरीके से, लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होगा रेट्रोवेटिव में, जो कि क्या साइटोकाइनिन रिलीज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा इसके तरीके से हमारा ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन का सिक्रीशन होगा, जो TNF अल्फा और क्या कहते हैं INF गामा जो है उसका सिक्रीशन होगा, जो कि एक तरीके से किसका सिक्रीशन बढ़ाएगी ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, और जिसके कारण क्या तरीके से आपको ये लीड रिट्रैक्शन ऑस्मोटिक एक तरीके से मसल स्वेलिंग, और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा एक्सोथेल्मस हुआ कि जो आगे बढ़ जाना आई का वो देखने को मिलेंगे। स्टार साइन भी कह देते हैं उसको काफ़ी बार। तो ये सारे आप चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसमें, इस तरीके से आपको ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी में। हाँ, एक और जो ट्रायड में तीसरा रह गया हमारा, तीसरा रह गया मैंने बता दिया था कि प्री टीबियल मिक्सेडीमा क्यों देखने को मिलता है। उसका कोई कारण ये होता है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन का एक्यूमुलेशन हो जाता है इस तरीके से स्किन के नीचे, जिस कारण ये चीज़ देखने को मिलती है। एक में मैंने बताया था क्या गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, तो वो जरूर याद रखना किसमें, इस तरीके से आपकी ग्रेव्स डिजीज में। तो ग्रेव्स डिजीज में आपको गायनेकोमेस्टिया देखने को मिल जाता है।
और क्या देखने को मिलता है इस तरीके से आपका ग्राइकिन के द्वारा। और उसके अलावा जो होता है एक्रोपैथी क्या होता है हमारा, एक तरीके से सब पेरियोस्टल न्यू बोन फॉर्मेशन होता है हमारा मेटाकार्पल में। क्या है? सब पेरियोस्टल न्यू बोन फॉर्मेशन इन मेटाकार्पल। ये क्या कहलाता है हमारा एग्रोपैथी। ये तो इसके सिम्टम आप याद रखें ना, चारों के चारों क्या क्या सिम्टम थे। इस तरीके से मैं फिर दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको एक तो जो 3 सिम्टम है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस हमारा, एक तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजी, और क्या कहते हैं इस तरीके से क्या प्रीटिबल मिक्सेडिमा, ये तो याद रखना है और मैं लिख लेता हूँ। बाकी आपको गायनेकोमेस्टिया ये याद रखना है, और हमारा एक्रोपैथी भी याद रखना है, गायनेकोमेस्टिया। ये चाहिए। इस प्रकार हमारा सिस्टम हो जाता है। फाइंडिंग मैंने बता दिया कि T3 T4 का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये TCH का जो लेवल है वो हमारे यूजुअली घटा हुआ देखने को मिलता है। ये साइन एंड सिम्टम अब आपसे बताने की जरूरत नहीं, वो सारे हाइपोथायराइडिज्म वाले साइन एंड सिम्टम आपको पता होने चाहिए। ये ठीक है। अब इसमें याद रखना है इस तरीके से क्या कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हमने एक तरीके से आई साइन देख लेते हैं, एक तरीके से वो मोस्ट डायग्नोस्टिक होता है, या फिर इस तरीके से हम ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इस तरीके आई साइन ज़्यादा इस तरीके से प्रोमिनेंट है एक तरीके से इसमें। बाकी को थोड़ा सा पाल्पेबल ऑडिबल ब्रीट आपको देखने को मिल जाते हैं वीनस हम्प पे, ये आपको देखने को मिल जाते हैं, करते नहीं है ये चीज़, ये आपको देखने को मिल जाती है अदर फाइंडिंग में। किस तरीके से आपको एड्रेनलिक लेवल भी तो ज़्यादा हुआ ना, हाइड्रेट वगैरह ज़्यादा है, उसके कारण आपको देखने को मिल रहा है ये चीज़। मेन जो आपको पता होना चाहिए तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में जो पता है होना चाहिए कि मैंने बताया थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में भी फर्स्ट ड्रग कौन सी रहती है हमारी, इधर प्रोपानानॉल। तो इसमें भी इतने सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए क्या देंगे हम, प्रोपानानॉल देंगे। ये तो इसमें क्या है, सिंपैथेटिक रिलीफ करने के लिए हम क्या है 2 वीक तक हम क्या है देखेंगे कि अब तक सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिल रहा है किसी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से उसको, ये तो इम्प्रूवमेंट देंगे। फिर उसको क्या हम यूरोथायरॉयड करेंगे। यूथायरॉयड स्टेज में लाने के लिए हम इस तरीके से ड्रग का यूज़ करते हैं। 3 ड्रग चलती है हमारी एक तरीके से, हमारा मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइलथायरोग्लिसराल, ये 3 ड्रग आती हैं एक्शन में बताया जो। मेथिमाजोल किस में आता है, हमारे थायरोपेरोक्सिडेज वगैरह जो होती है हमारे प्रोसेस में उसको बढ़ता है, और जो हमारा प्रोपाइलथायरोग्लिसराल होता है वो उस पर भी काम करता है पहली वाली स्टेज पे, और इसे पेरिफेरल कन्वर्जन को भी रोकने का काम करता है। यह मेन तरीके से काम पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकना होता है। मेथिमाजोल की बात करिए जाए तो मेथिमाजोल एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस है, एक तरीके से हमारी ग्रेव्स डिजीज की मेथिमाजोल याद रखना, ग्रेव डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस है। और यदि हम थायरोटॉक्सिक क्राइसिस की बात मैंने बातचीत करी थी, उसमें क्या कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है हमारी, एक तरीके से प्रोपानथायोग्लिसराल। कभी भी बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस में कर देना, ये ट्रीटमेंट नहीं करती, ये एक तरीके से को सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती है। ये इसके एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, तरीके साइड इफेक्ट का मेथिमाजोल की, जैसे कोएनल एट्रीसिया, उसके अलावा एप्लाजिक्लूटिस मैं भी लिख सकता हूँ, या उसके अलावा एक तरीके से एग्रेनुलोसाइटिस, क्या कहते हैं मेथिमाजोल, इस तरीके से क्या होता है कोएनल एट्रीसिया होता है, कोएनल एट्रीसिया। उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से एप्लेजिया क्लोसिस, प्लेजिया क्यूटिस। और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा इंक्रीज रिस्क ऑफ, ये क्या कहते हैं इस तरीके से क्या है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस है। ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं किसके, हमारे मेथिमाजोल, जिसके कारण क्या कि ये हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में कार्बिमाजोल यूज करते हैं। इतनी लगभग सेम है, बस ये साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये यदि या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करी जाए तो क्या होगा, टोटल थायरॉइडेक्टोमी यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में, किसके ग्रेव डिजीज में। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन करें, इस तरीके से रेडियो एक्टिव आयोडीन डाल दें, वो आयोडीन एब्जॉर्प्शन होगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरीके से हमारे
थायरॉयड ग्लैंड को। ये किस में यूज़ की जाती है? एक तरीके से ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स में यूज़ की जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तरीके से ठीक है, उसकी बात नहीं, क्योंकि उस तरीके से सर्जरी वगैरह करने का रिस्क रहता है, क्योंकि उसमें हमको सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अच्छा ट्रीटमेंट वो वाला माना जाएगा क्योंकि उसमें हमने पूरा निकाल दिया तो रिकरेंस से मारने लिए। लेकिन ये कि इसमें अब थोड़ा सा रिकरेंस हो भी जाए तो आदमी तो पूरा ही हो गया ना, कुछ ना कुछ टाइम बाद मर ही जाएगा। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम तरीके से ज़िंदगी के आखिरी दिन में कहीं को दुखी करेंगे तो सर्जरी करके ये चीज़। हम्म, ठीक। अब आते हैं तरीके हाइपोथायरॉयडिज्म वाले डिसऑर्डर से। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले डिसऑर्डर में आती है हमारी तरीके हाशिमोतो थायराइड, सबसे मैंने बताया था मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है ये। तो हाशिमोतो थायराइडाइटिस के बारे में क्या पता होना चाहिए? हाशिमोतो थायराइडाइटिस में पहले बात आपको पता होना चाहिए क्या इसका वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब एक तरीके से होता है एच एल ए वेरिएंट। तो वो ये एक तरीके से एच एल ए DR3 DR5 और उसके अलावा B8। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक कॉमन वेरिएंट है, काफ़ी बार काफ़ी सारी जगह इस तरीके एच एल ए B8 DR3 उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। DR3 मेन है, याद तरीके से वो चीज़ याद रखना। इसमें क्या होता है, हमारा एंटीबॉडी बन जाती है थायराइड पेरोक्सीडेज के खिलाफ, जो कि मैंने बताया था क्या काम करता है। उसके अलावा उसके कारण एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे थायराइड फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण क्या है, हमारा हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है। आपको फाइंडिंग्स के रूप में क्लिनिकल फीचर में याद रखना है इस तरीके से कि इस तरीके से ये प्लेयर तो आयोडीन सफिशिएंट रीजन में मिलेगी, ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा क्या है, किस तरीके से ये थायराइड लिम्फोमा का रिस्क बढ़ाती है, इसके बारे में बात करेंगे कैंसर में। थायराइड लिम्फोमा का रिस्क बढ़ाती है। उसके अलावा क्या है जो आज कर दिया फाइंडिंग में, इस तरीके से जो ये जो क्या कहते हैं थायराइड होती है मॉडरेटली एनलार्ज होती है और क्या नॉन टेंडर होती है। जैसे थायराइड में जब भी एनलार्जमेंट की बात करेंगे तो इस तरीके से दो चीज़ों की बात करेंगे, तो आज में मॉडरेटली एनलार्ज है, नॉन टेंडर है, कुछ दिक्कत दे नहीं रहा, बस खाली आपको हाइपरथायराइड का फंक्शन देखने मिल जाएगा हाइपरथायराइडिज्म के। एक जो चीज़ आती है इसमें क्या है, तो थायराइड ग्लैंड इतनी एनलार्ज हो गई कि एक तरीके से डिस्फेजिया और क्या कहते हैं एक तरीके से क्या कहते हैं हमारा डिस्फेजिया होगा, हमारा खाने में दिक्कत आ रही है, हमारा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इस तरीके से ट्रेकिया का कंप्रेशन हुआ है, इस तरीके से एपनिया हुआ, वो क्रिएट कर रही है। तो वो इस तरीके से उसमें हम डिवाइड करेंगे जब भी हम क्लिनिकल फीचर बात करेंगे, वरना हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादातर में हमको देखने को मिलेगा ही ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। तो एक तरीके से क्या याद रखना आपको, नॉन टेंडर होता है इस तरीके से, और कैसा मिलता है आपको, इस तरीके से आपको हाशिमोटो मतलब इस तरीके से इसमें नॉन टेंडर होता है, इस तरीके से आपको खाली बस मॉडरेटली एनलार्ज मिलता है। एक तरीके से मैं बस डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, आपको एनलार्जमेंट नहीं देखने को मिलेगा किसमें, इस तरीके से थायराइड फॉलिकल्स का ये फॉलिकल रब, जिसमें क्या क्या शुरुआत में हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल जाता है, क्योंकि फॉलिकल रप्चर होगा इस तरीके से काफ़ी सारा हाइपर थायराइड हार्मोन रिलीज होगा, जिसमें शुरुआत में आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद वो यूथायराइड स्टेज में कन्वर्टेड हो जाएगा। ये आपको जो मेन फाइंडिंग याद रखिए, तो इन्वेस्टिगेशन को ये तो एंटी-टीपीओ एंटीबॉडीज मिलेंगी देखने का। उसके अलावा दूसरी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं हमारे FNAC करते हैं। FNAC में हम क्या देखने को मिलता है, FNAC पे देखने को मिलता है हमको इस तरीके से क्या हुडतले सेल देखने को मिलते हैं। हुडतले सेल इतने मेन फाइंडिंग रहती है। तो इस तरीके से भुड़तले सेल एक आ जाके सेल ये देखने को मिलती है। उसके अलावा लिम्फोसाइट भी आपको देखने को मिला है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है, लिम्फोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, एक तो हड़ताली सेल और एक देखिए लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं तरीके से। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या याद करेंगे तरीके से, हमको हर समय उसको क्या देखने में लाइफ लॉन्ग आपको देखनी पड़ेगी उसको। एक तरीके से थायराइड हार्मोन दे रहे हैं तो लीवोथायरोसिन देते हैं उसको लाइफ टाइम। उसके अलावा यदि कोई मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट हो तो हम थोड़ा थायरॉक्टेमी कर देते हैं, क्योंकि तरीके से वैसे भी कुछ थायराइड तो कुछ कर नहीं रही, हमें अपनी तरफ से ही देना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है ये। अब हम अगली डिजीज पर आते हैं। अगली डिजीज आती है हमारी सब एक्यूट ग्लोमेरुलेटस, इस तरीके से सब एक्यूट ग्लोमेरुलर थायरॉयडाइटिस। एक सेकेंड, तो पहले हम अगर देखते हैं इन्फेक्शन पहले थायरॉयडाइटिस के, तो इस तरीके से दो हमारे इन्फेक्शन रहते हैं, हमारे एक्यूट सुबेरेटिव थायरॉयडाइटिस
और एक होता है हमारा सब एक्यूट ग्लोमेरुलर थायराइडाइटिस, एक्यूट सपोर्टेटिव थायराइडाइटिस जो रहता है हमारा ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़ा रहता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा होता है हमारा स्टेफ ऑरियस होता है मेन एक तरीके से। ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में रहता है क्योंकि इस तरीके से परसिस्टेंट पायरिफॉर्म साइनस के कारण इस तरीके से आसानी से स्प्रेड हो जाता है ओरल से ओरल रूट से थायराइड के लिए। ये इसमें एक तरीके से क्या कोई रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हमारा एक तरीके से पर हिमेटोजीनियस स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड है और था उसमें पायरोफाइनम साइनस है। और उसके अलावा पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा भी एक तरीके से कॉज हो सकता है हमारा एक तरीके से थायराइड में इन्फेक्शन के कारण। सिम्टम क्या क्या मिलेगी तो आपको इन्फेक्शन के केस में आपको क्या मिलेगा, आपको टेंडर, आपको इस तरीके से क्या मिलेगा, टेंडर थायराइड मिलेगा। उसके अलावा फीवर चिल्स रहेगा, आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, आपको WBC काउंट, ESR लेवल को जो इन्फेक्शन बताता है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और उसके अलावा थायराइड एस्पिरेशन करेंगे FNAC से तो आपको एक तरीके से न्यूट्रोफिल्स आपको देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आपको ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना, खाली आपको एंटीबायोटिक करनी है और जो भी फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा इन्फ्लेशन की कारण तो फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाता है उसको इंसिजन और ड्रेनेज कर इंसिजन करना और ड्रेनेज कर देना है। ये ठीक है। हाँ, ये चीज़ जरूर देखना, पायरिफॉर्म साइनस परसिस्टेंट नहीं है तो होगा तो उसे काट के निकाल देंगे। पायरिफॉर्म साइनस वाला क्या रहेगा, उतनी कॉमन कंडीशन नहीं है। पायरिफॉर्म साइनस यदि हो तब इसकी संभावना ज़्यादा होती है। ये थोड़ी सी अगली बात की जाए, अगली कंडीशन काफ़ी कॉमन है। अगली कंडीशन जो होती है वो हमारी आती है सबएक्यूट ग्लोमेरुलर थायराइडाइटिस। सबएक्यूट ग्लोमेरुलर थायराइडाइटिस के अदर नाम क्या होते हैं, हमारे ड्यूक्यूमेन थायराइडाइटिस होता है। उसमें क्या होता है इस तरीके से आपको वायरल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसके में क्या चीज़ देखने को मिलती है, सबसे पहले आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन के कारण बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से थायराइड हार्मोन है वो रिलीज होगा एक तरीके से किसमें, हमारे जो नॉर्मल ब्रेस्ट में रिलीज होगा, जिस कारण आपको पहले तो हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा तो एक तरीके से यूथायरॉइड स्टेज आ जाएगी। फिर क्या है हाइपोथायराइडिज्म वाली स्टेज आती है। लेकिन उसके बाद क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कोई वायरल इन्फेक्शन में बताते हैं तो इस तरीके से रिकरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक भी हो जाता है। ठीक होने के कारण क्या 90% केस में क्या इस तरीके से वो हाइपोथायराइडिज्म से जाके इस तरीके से फिर दोबारा यूथायरॉइड स्टेज में पहुंच जाएगा, क्योंकि इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारा जो है जो इन्फ्लेशन जो होता है इस तरीके से वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो सही हो गया अपने आप ही। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ये जो सिम्टम पैटर्न देखने का हाइपरथायराइडिज्म, यूथायरॉइड, हाइपोथायराइड, फिर दोबारा यूथायरॉइड है तो अपने आप भी रिकवरी कर जाता है ज़्यादातर केसों में। ये जिसके कारण अब ये एक तरीके से किस प्रकार है, इसमें आपको टेंडर होती है काफ़ी ज़्यादा टेंडर, जिसमें एक तरीके से वेरी टेंडर थायराइड देखने को मिलता है, जॉ पेन देखने को मिलता है। अब इसमें क्या कोई एंटीबायोटिक तो देने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं है, अब देने वो एक अलग बात है, लेकिन आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन होता है अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है, कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। इंटरवेंशन के नाम खाली हम एनसेड दे के ही हम इसको ट्रीटमेंट कर देते हैं, मतलब इस तरीके से ज़्यादा बस खाली पेन के लिए आपको देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाता है 90% केसों में। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा, हमें FNAC रहेगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे हमने कहा थे ग्लैंड सेल आर्थराइटिस ग्लोमेरुलर है तो ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा आपको, किसमें इस तरीके से ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा थायराइड के केस में, थायराइड के अंदर। ये चीज़। अब आते हैं इतनी लास्ट कंडीशन रेडियस थायराइडाइटिस। रेडियस थायराइडाइटिस में फाइब्रस थायराइडाइटिस होती है, जिसमें क्या इस तरीके से ये क्या है IgG4 मीडिएटेड डिजीज होती है। इसमें क्या कहता है थायराइड का रिप्लेसमेंट किया जाता है हमारे फाइब्रस टिश्यू के द्वारा रिप्लेसमेंट किया जाता है, जिसमें क्या इस तरीके से आपको फाइब्रोसिस देख जो कि वाला और जो फाइब्रोसिस उसके संग जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, पेरी ऑर्बिटल फाइब्रोसिस, रिट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोसिस, मतलब ये IgG4 के सिम्टम होते थे। ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस, रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, हाँ तो ये सारे इसके संग जोड़े देखने को मिल जाते हैं। अब फाइब्रोसिस हमारा हो रखा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण क्या है हमको फाइब्रोसिस होने के कारण जो हमारी जो थायराइड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। हार्ड के कारण जो हमारे रॉक हार्ड थायराइड हमको देखने को मिलती है, हार्ड या बूढ़ी थायराइड देखने को मिल जाती है। ये इसमें जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो आगे तरीके से बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाता है। इसमें इस तरीके से ये भी फेज होता है और नॉन टेंडर होता है, क्योंकि इस तरीके से इसमें कोई इन्फ्लामेशन तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो एक्सपेंशन उसका होता नहीं है।
और इसी तरीके वहीं की वहीं को थायराइड का क्या होता है, एक तरीके से डिस्टेंस होता है, वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्शन होता रहता है। ये इसमें जो मेन आपको याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस रखनी है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस में एफएनएसी नहीं रहती, क्योंकि तरीके में फाइब्रस इसमें जो आपको याद रखना है, रेडियो थायराइड में को सीधे एफएनएसी यानी कुछ फाइब्रस मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से बायोप्सी करनी पड़ेगी इसमें। तो क्या कहते हैं, वैक्सीन एक्सीजन बायोप्सी करनी होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखना, इसमें एफएनएसी नहीं रहती हमारी डायग्नोसिस, इसमें रहती है हमारी वैक्सीन एक्सीजन बायोप्सी देखने को मिलती है। इसमें मतलब ये चाहिए कंप्रेशन वाले सिम्टम जरूर याद रखना है, साइनो सिम्टम को कंप्रेशन जरूर देखने को मिलेंगे। कैसे सिम्टम है, इस तरीके से आपको जैसे डिस्फेरिया इस तरह हुआ, या डिसैपनिया हुआ, या हॉर्सिनस हुआ, ऐसे ये देखने को मिल जाती हैं। ये वैसे ऑक्सीजन बायोप्सी ये भी होती है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म आपको हाइपोपैराथायराइडिज्म भी देखने को मिल जाता है, जिसके बाद आपको तो लिवोथायरोसिस देखने को मिलेगी, लाइफ लॉन्ग लिवोथायरोसिस। उसके अलावा लाइफ लॉन्ग आपको एक विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट भी देखने को मिल सकता है, आपको वो देना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोपैराथायराइडिज्म भी देखने को मिलता है इसमें, ये चीज़ है। अब आते हैं तरीके से सॉलिटरी थायराइड नोडुल्स पे, ये मतलब गोइटर पे आते हैं। गोइटर पे तो गोइटर में एक तरीके से को पता नहीं चाहिए, एक तरीके से क्या है, एनलार्जमेंट होता है एक तरीके से हमारा, एक तरीके से किसका, थायराइड ग्लैंड का। ये इसमें एक तरीके कुछ टाइप रहते हैं इसके, ये आते हैं तो रेट्रोस्टर्नल गोइटर जो रहता है वो याद रखना है, जिसमें एक तरीके से गोइटर जो बनता है वो हमारे एक तरीके से स्टर्नम के नीचे बनता है, जो हमारे नॉर्मल आपको फाइंडे में देखने को नहीं मिलेगा। ये इंसिडेंटली डायग्नोसिस होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, चेस्ट ऐसे करने तब हो सकता है आपको डायग्नोसिस हो जाए। या सिम्टम के नाम पे ट्रैकिया कंप्रेशन कर सकता है, डिस्फेजिया भी कर सकता है, इतनी से ज़्यादा नीचे वो सारे आपको डिस्फेजिया हॉर्सनेस होगा, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ताकि ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको याद रखने है वो याद रखने को पेडल साइन। पेडल साइन में क्या कहते हैं, उसे हाथ ऊपर करने को कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करने को, दोनों हाथ ऊपर करने को कहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, तरीके से वैसे का कंप्रेशन होगा, तरीके कैरोटिड का आपस की, जिसके कारण क्या होगा, तरीके से मतलब जो जुगलर में कंप्रेशन होगा, जिसके कारण पूरा लाल देखने को मिल जाएगा, तो वीनस ड्रेनेज रुक जाएगा। तो जिसके कारण क्या है, ये एक साइन याद रखना, ये क्या कहते हैं, पेम्बर्ट साइन होता है इस तरीके से, इसमें क्या कहते हैं, लिम्ब एलिवेशन, क्या कहते हैं, फेशियल पफिनेस और क्या कंजेशन देखने को मिल जाता है। पेम्बर्ट साइन होता है पॉजिटिव इस केस में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, हमको थायराइड काट के निकालनी पड़ेगी, और उसमें इंसिजन याद रखना, नेक वाले रीजन दे थोरेस काट के निकालेंगे इतने काम के लिए है, तो इस तरीके से थोरेस से नहीं जाएंगे हम, इस तरीके से नेक वाले रीजन से जाएंगे, भले ही इतने पैथोलॉजी थोरेस में हो रखी हो। ये ठीक है। अब इसमें बात करें 2-4 प्रोसीजर की, तो इसमें हम तरीके से रेडियो आयोडीन होता है, स्कैन भी होता है, और रेडियो एब्लेजन भी होता है। रेडियो आयोडीन स्कैन की बात करें चले, तो उसमें क्या है, कौन सा आयोडीन यूज करता है, रेडियो आयोडीन इस तरीके से 1, 2, 3 यूज करते हैं, और उसमें एक तरीके से जो करते हैं हम 131 यूज करते हैं। ये ठीक है। उसमें यदि शॉर्टर हाइपर लाइफ होती है स्कैन के लिए, थोड़ी बहुत देर में स्कैन करना होता है हमको वाले, तो शॉर्टर हाइपर लाइफ होती है, उसमें रहती लंबी हाइपर लाइफ होती है। रेडियोएक्टिव आयोडीन एब्लेशन में बात करके चलें, तो इस तरीके से 2 रेज रिलीज होती हैं, एक होती है हमारी गामा रेज, और एक होती है बीटा रेज। बीटा रेज रहती है हमारी मुश्किल से इस तरीके से 10%, और इस तरीके गामा रेज रहती है हमारी जैसे 90%। ये इसे मैं गलत बोल गया, बीटा रेज रहती है हमारी 90% और गामा रेज रहती है हमारी इस तरीके से 10%। बीटा रेज जो होती है उसका महत्वपूर्ण काम होता है हमारे थेराप्यूटिक में, जो इतनी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन होती है हमारी बीटा रेज प्रोड्यूस करती है, और गामा रेज जो कि तरीके से 10% होती है वो प्रोड्यूस करती है हमारे साइड इफेक्ट्स। ये जिसके कारण क्या है कि हम प्रेगनेंसी या और जो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं उसमें नहीं देते, स्मोकिंग वगैरह जो होती है रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं उसमें नहीं देते, क्योंकि हम गामा रेडिएशन के एक्सपोजर से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। ये ठीक है। ये उसके अलावा क्या कहते हैं हम इसको, जो हमने पहला बताया था, ये तो रेडियोएक्टिव एब्लेशन हुआ, उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से हम यूज करते हैं रेडियोएक्टिव आयोडीन स्कैन। तो रेडियोएक्टिव आयोडीन स्कैन किस में यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे आप रेडियोएक्टिव आयोडीन इंजेक्ट करेंगे, और ये क्या आपको क्या कहता है, हमको 6 से लेकर 24 घंटे के बीच में क्या होता है इस तरीके से आयोडीन का अपटेक हो जाता है, जिससे कारण आपको पता लग जाते हैं हॉट नोडुल्स, कोल्ड नोडुल्स,
वगैरह ये पता करने लग जाते हैं। हॉट नोडल्स कौन सा होगा जहाँ पे इस तरीके से रेडियोएक्टिव आयोडीन का अपटेक सबसे ज़्यादा हुआ होगा, तो वो होगा हमारा हॉट नोडल्स। कोल्ड नोडल्स क्या होगा जहाँ पे इस रेडियोएक्टिव आयोडीन का अपटेक सबसे कम हुआ होगा। ग्रेव्स डिजीज में क्या देखने को मिलता है, ये तरीके डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर है, इसमें पूरी की पूरी थायराइड में इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कर लिया हमारे इस तरीके से किसका, हमारे आयोडीन का पूरा पूरा हमें काला देखने को मिलेगा। टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर जो होता है उसके एक डिजीज के बारे में बताया था। टॉक्सिक मल्टीनोडुलर में बहुत सारे आपको नोडल्स देखने को मिलेंगे जो कि इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, इस तरीके से बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे नोडल्स हैं, एक नोडल नहीं है, काफ़ी सारे नोडल्स हैं, वो हाइपर एक्टिव है। ये टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर की बात करें तो ये तरीके से क्या होता है, इसमें क्या है टीएसएच के इंडिपेंडेंटली वो क्या होता है, इस तरीके से टीएसएच रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण टीएसएच आए नहीं आए, जिसके कारण वो क्या अपने आप जो है वो 3C4 का प्रोडक्शन करने लग जाते हैं कुछ नोडल्स हमारे, जिसका क्या हाइपर फंक्शनिंग फॉलिकुलर सेल देखने को मिलती है, जो कि क्या करते हैं हमारे इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं किसके, टीएसएच के। तो ये इस तरीके से ये होती है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। ये और जो बात करी चले आपको थायराइड एक्टिविटी के बारे में बताऊं तो ये इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थायराइड एक्टिविटी में एक तरीके से हम एक तरीके से टोटल थायराइड एक्टिविटी में आते हैं, पूरी पूरी थायराइड हमने निकाल के छोड़ दी, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ा। हेमी थायराइड एक्टिविटी हमने थायराइड निकाली और थायराइड के समय स्टमस निकाल दिया। हाँ पूरा स्टमस निकालना, ये नहीं कि स्टमस को आधा करके पूरा का पूरा स्टमस निकालना है हेमी थायराइड में। सब टोटल थायराइड में बात करें तो हम ईच लोब में 3 से 4 हम एक तरीके से ग्राम छोड़ेंगे, बाकी पूरी पूरी निकाल देंगे। उसके अलावा करते हैं डन हिल प्रोसीजर, जिसमें क्या है तरीके से हम एक लोग में 4 से 6 ग्राम छोड़ेंगे, बाकी के पूरा हम निकाल देंगे। डन हिल याद रखना तरीके, ये आपको याद नहीं रहता, बाकी नियर टोटल में एक तरीके से मुश्किल से 1 ग्राम भी नहीं छोड़ते, बाकी पूरी की पूरी हम थायराइड ऑप्टोमी कर देते हैं। छोड़ने का जो उद्देश्य जो होता है वो हमारा उद्देश्य रहता है कि तारीखी क्या है कि हमें रास्ते तरीके से थायराइड है वो हार्मोन है वो नहीं देना पड़े, इस तरीके से यदि कुछ पोर्शन बचा है तो बचे ही रहने दो। ये कोई भी तरीके से हमारा थायराइड मैलिग्नेंसी होगी या फिर एक तरीके से ग्रेव्स डिजीज है जैसे, उसमें हम क्या करेंगे टोटल थायराइडक्टमी प्रेफर करते हैं। ये लेकिन यदि मल्टीनोडुलर नोडुलर है, हम कुछ नोडुल ऐसे हैं जिसमें एक तरीके से कुछ बचाव क्वेश्चन है, तो इस तरीके से में सब टोटल थायराइडक्टमी प्रेफर देंगे यदि आदमी पेशेंट बूढ़ा है, क्योंकि धीरे मल्टी नोडुलर है तो ये भी तो सकता है ना कि म्यूटेशन ही कारण हो रहा है, इस तरीके से THS रिसेप्टर इंडिपेंडेंट काम कर रहे तो हो सकता है ना आगे चल के वो डेवलप हो जाए और नोडल्स में, तो ये चीज़ तो इसके कारण आज की तारीख में टोटल थायराइडक्टमी प्रेफर की जाती है। लेकिन क्या है कि हम पहले एक ज़माना था जिसमें क्या है कि लेकिन आज के लेकिन कुछ कंडीशन जिसमें हम क्या सब टोटल थायराइडक्टमी कर देते हैं, जैसे कि बूढ़ा वगैरह वाला कहते हैं, क्योंकि इस तरीके से उसको उस लेवल में डेवलप होने में टाइम लगता है काफ़ी। तो इसमें क्या है कि यदि आगे बूढ़ा हो तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से उसको लिवोथायरसिन देना ही पड़ जाए, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी बार हो सकता है ना दवाई ले रहा हो नहीं ले रहा हो, खर्चा भी बढ़ता है ज़बरदस्ती का पेशेंट पे। तो ये चीज़ है ना, तो इस तरीके से हम उसकी क्या है कि सब टोटल थायराइडक्टमी करते कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ देते, ताकि हम चाहते हैं थोड़े बहुत लेवल पर प्रोडक्शन चलता रहे थायराइड हार्मोन का। जब रिकरेंस होगी तब देखने को हालांकि तब तक बचे नहीं बचे कोई गारंटी नहीं है, जिसके कारण का एल्डरली पेशेंट में हम सब थायराइडक्टमी हम इंडिकेशन होता है सब थायराइड टू थायराइड इंडिकेशन पूछ सकता है। तो मल्टीनोडुलर गोइटर किसमें इस तरीके से आपके एल्डरली पेशेंट में। फिर सबसे एक कंडीशन आती है सॉलिडरी थायराइड नोडुल। सॉलिडरी थायराइड नोडुल्स क्या होता है, तो इस तरीके से आपको थर्ड जो को है इस तरीके से ये थायराइड नोडुल्स आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलती है नेक पे इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तो ये थायराइड इन्वेस्टिगेशन थायराइड फंक्शन टेस्ट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ये आएगी ये। उसके अलावा जो बात करते हैं मेन आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से ये चीज़ देखनी पड़ती है कि इस तरीके से ये FNAC से करेंगे कि क्या करेंगे, इस तरीके से ज़्यादातर केस में FNAC रहती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन कुछ केस में बायोप्सी रहती है, वो मैं बता दूँ। तो फॉलिकुलर एडिनोमा, तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा में आपको पता करना होता है कि एडिनोमा कार्सिनोमा डेवलप हुआ है, ये आपको वेसल्स के इन्फिल्ट्रेशन से पता लगती है, जो कि इसका आपको काफ़ी अच्छा खासा चंक चाहिए टिश्यू का। ये जो थायराइडिस में मैंने बताया था कि उसमें फाइब्रस के द्वारा होता है, तो आपको थायराइड टिश्यू नहीं मिलेगा, फाइब्रस मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं वेज शेप एक्सीजन बायोप्सी करते हैं, ठीक है सर। रेडियो थायराइडिस में उसका थायराइड लिम्फोमा में बात करके चले, क्योंकि इसमें भी आपको क्या मानने का आपको मार्कर चाहिए होता है। लिम्फोमा को बे डायग्नोसिस होता है, काफ़ी सारे मार्कर वगैरह लगते हैं, तो मार्कर वगैरह के लिए आपको क्या है थोड़ा सा अच्छा खासा चंक ऑफ टिश्यू निकालना पड़ेगा। ये
ये चीज़ है। तो जब भी सबटोटली थायराइड नोडुल ऐसा होता है, सबसे पहले हम एफएनएसी गिराते हैं नॉर्मल कंडीशन में। इसमें क्या करते हैं, यदि एफएनएसी में इंक्लूसिव इनकंक्लूसिव मिलता है तो हम रिपीट करते हैं स्कैन को। यदि आपको बेनाइन लीजन मिल रहा है तो बेनाइन लीजन देख रहे हैं, यदि सिस्टिक लीजन है या इस तरीके से सॉलिड है। सिस्टिक लीजन है तो इस तरीके से हम खाली एस्पिरेशन कर देंगे। यदि एस्पिरेशन नहीं हुआ दोबारा रिकरेंस है, री एस्पिरेशन करेंगे। री एस्पिरेशन भी मैक्सिमम 3 बार तक करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा डबल हो जाए तो सीधे उसको काट के है आधा काट के ख़त्म करूँगा बोलिए ये। यदि आपको सॉलिड मिल रहा है इस तरीके से तो हम क्या कहते हैं, थायराइड एब्लेशन वाली थेरेपी है वो यूज करते थे, उसमें भी नहीं आ रहा कोई रिलीफ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हेमी थायराइडेक्टमी कर देते हैं। यदि सस्पिशियस है कि मैलिग्नेंसी है तो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, आपको हॉट नोडुल देखना मिलेगा या कोल्ड नोडुल। कोल्ड नोडुल मिलेगा तो इस तरीके से आपको वो क्या है हेमी थायराइडेक्टमी करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, हॉट नोडुल में रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यदि उसमें भी आपको रिलीफ नहीं मिले तो हमको हेवी थायराइडोटोमी सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन रहता है। मैलिग्नेंसी केस में ऐसी चीज़ है जिसमें आपको शुरुआत सीधे से थायराइडोटोमी कर देनी है, ज़्यादा आपको मत्थापाची करनी है, सीधे काट के बाहर निकालो ये। तो इस तरीके से आपने उसमें बेट्स स्कोर पढ़ा था, बेट सिस्टम, इसमें आता है बेस्टेडा सिस्टम पढ़ते हैं। इस तरीके से किसके लिए हमारे इस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं थायराइड थायरोपैथोलॉजी का। तो फर्स्ट में आता है इस तरीके से नॉन डायग्नोस्टिक है। तो जो आता है फर्स्ट सी में आता है नॉन डायग्नोस्टिक पर ये सिस्टिक लीजन है। 2 का मतलब है एक तरीके से नॉन न्यूप्लास्टिक का। 3 का मतलब है एक तरीके से फॉलिकुलर है, यानी कि तरीके से बिनाइन ट्यूमर है। 4 का मतलब हुआ कि तरीके से सस्पिशियस है कि बिनाइन होगा। और 5 का मतलब हुआ इस तरीके से ये पर्टिकुलर है, ये इस तरीके से मैलिग्नेंट हमारा ये। तो ये बेस्टेडा सिस्टम है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेट्स वाले सिस्टम की तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद तो होना चाहिए आपको ये। ठीक है, तो हमारा मतलब कुछ हद तक वैसे कैंसर वैसर की बातचीत कर ली हमने। हालांकि नोडल्स वगैरह की बातचीत करी तो इसलिए हम उतना कह नहीं सकते। नोडल्स में हमने बातचीत करी थी कौन कौन से हमको कैंसर भी हो सकता है वो, लेकिन अब हम कैंसर के लिए सेपरेट हमारा लेक्चर रहेगा अगला। ठीक है।